मेरी अम्मा एक घर में नौकरानी थी। मैं भी अम्मा के साथ चली जाती। मालकिन का बेटा बुरी नजर का मालिक था। जब उसने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं ना गई। अगले दिन मालकिन ने कहा, मेरे बेटे के कमरे में जाओ वरना तुम्हारी छुट्टी। जब मैं डरते डरते मालकिन के बेटे के कमरे में गई तो फिर मेरे साथ मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे आर्यन से बहुत डर महसूस होता था। मैं जितना उस लड़के की नजरों से बचने की कोशिश करती थी, वो न जाने क्यों उसी जगह पहुंच जाता जहां मैं होती थी। वो लोग शहर में रहते थे लेकिन पुराने जागीरदार थे, और जागीरदार ऐसे ही शौक रखते हैं कि घर की नौकरानी से अपना दिल बहला सके। मैं अपनी माँ के साथ जब उस घर में नौकरी करने जा रही थी तो मैंने महसूस किया था कि मालकिन का बेटा आर्यन मुझे ही टकटकी बांधे देखता रहता है, और मुझे उस समय बहुत डर लगता था जब मालकिन मुझे आर्यन के कमरे की सफाई करने के लिए कहती थी। क्योंकि वो घर पे होता था इसीलिए मुझे अकेले उसके कमरे में जाते हुए डर लगता था। और इसी डर की वजह ये थी कि जब मैं पहली बार उसके कमरे में सफाई करने गई उस वक्त वो एलसीडी पे बहुत ही गंदी वीडियो देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र उस एलसीडी पे पड़ी थी। मैंने फौरन से अपनी नज़रें झुका ली और कमरे के दरवाजे पे ही खड़ी हो गई। उसने एक नज़र मुझ पे डाली और कहने लगा, रुक क्यों गई, आओ कमरे की सफाई करो। मुझे लगा था मेरी मौजूदगी की वजह से वो टीवी बंद कर देगा या चैनल ही बदल देगा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरे अंदर आते ही उसने वॉल्यूम कुछ और ऊंचा किया था। मेरी उम्र इस वक्त मुश्किल से 16 साल थी और आर्यन भी 18-19 साल का ही होगा। कॉलेज में पढ़ता था और बाकी का दिन घर पे ही गुजारता था। वो वैसा ही लड़का था जैसे अमीर घरानों के बिगड़े हुए लड़के होते हैं। मैंने कमरे का दरवाजे पूरा खोल दिया और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुझ पे यूं दहाड़ा कि मैं डर के मारे कांप के रह गई थी। कहने लगा, अंधी हो तुम, एसी ऑन है और तुमने कमरे का दरवाजा खोल रखा है, कमरा बंद करके काम करो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए फौरन से कमरे से बाहर निकलकर अम्मा के पास आ गई। मुझे यूं घबराए हुए देखकर अम्मा पूछने लगी तो मैंने बोला कि अम्मा, मुझे आर्यन से डर लगता है, मैं उसके कमरे का काम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझसे कहा, तुम बर्तन धो लो, छोटे साहब के कमरे की घर की सफाई मैं कर देती हूँ। अगले कुछ दिन तक मेरी माँ ही उस कमरे की सफाई करती रही। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वो किचन में ही आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, एक गिलास दूध गरम करके दो मेरे लिए। उसके शब्द ऐसे ही सख्त थे और घमंड से भरे हुए। मैंने शीशे का गिलास धोया और उसके लिए दूध गर्म करने लगी। दूध गर्म करके मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ मेरे हाथ पे मजबूत थी। कहने लगा, मेरे घर की सफाई करने तुम क्यों नहीं आती हो। वो मेरे कुछ करीब होकर मुझसे धीरे से पूछने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ दे वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो हैरत जाहिर की, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा, कल अगर तुम मेरे कमरे की सफाई करने नहीं आई तो देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया था। पता नहीं उस लड़के को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं अगले दिन भी उसके कमरे में न गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरा इनकार मुझ पे इतना महंगा भी पड़ सकता है। मैं बर्तन धो रही थी कि तभी मुझे अम्मा के चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागी दौड़ी किचन से बाहर निकली थी। मेरी माँ सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी, शायद वो सीढ़ियों से गिर गई थी। अम्मा को यूं गिरे देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई थी। मालकिन भी वहीं पहुंच गई, ड्राइवर को बुलाकर हॉस्पिटल भी ले गई। मैं तो बस रोए जा रही थी। मेरी अम्मा की पाँव की हड्डी टूट चुकी थी, वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रही थी। मालकिन ने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया था।
अम्मा घर पे बैठ गई थी। 2 दिन तो मैं भी काम पे नहीं गई थी। तीसरे दिन अम्मा मुझसे कहने लगी कि तुम काम पे चली जाओ, मालकिन के हम पे बहुत एहसान है, इसीलिए काम नहीं छोड़ सकते। बात तो अम्मा की भी ठीक थी। उन्होंने अम्मा को बंद मुट्ठी में कई हजार के नोट भी दिए थे ताकि घर खर्चों में मुश्किल ना आए। मैं तीसरे दिन काम पे चली गई। मालकिन ने मुझसे कहा कि काम करने के बाद घर जाने से पहले पकी हुई सब्जी भी घर ले जाना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं झाड़ू लगाने लगी। जब आर्यन के कमरे में गई तो वो कमरा एकदम खाली पड़ा था। मैंने सुख का सांस लिया। मैंने सोचा उसके आने से पहले ही कमरे की सफाई कर दूं, इसीलिए मैंने झाड़ू एक तरफ रख दिया और उसके बेड की चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया और जो कुछ मुझे तकिए के नीचे नजर आया, मैं बुरी तरह घबरा गई थी। इससे पहले मैं तकिया वापस रखती, किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा था। मैं इस अचानक आफत के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए एकदम आर्यन के सीने से जा टकराई थी। एकदम ही मैंने खुद को संभाला और पीछे हट गई। वो भी मेरे बाजू छोड़ चुका था। कहने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी जासूसी करने का। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी ना। मैं सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, मैं तो बस चादर ठीक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तकिए के नीचे। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और मुझे और आगे कुछ बोलने से रोक दिया। कहने लगा, जो कुछ तुमने देखा है, अगर तुमने मेरी माँ को भनक लगने दी तो याद रखना, बहुत पछताओगी। वो मेरे बेहद करीब होकर मुझे धमका रहा था। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा, मैं मालकिन को कुछ भी नहीं बताऊंगी। के बाद वो मुझसे कुछ पीछे हटा। कहने लगा, वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहोगी तो खुश रहोगी। चलो अब अपना काम करो। ये कहकर वो जूते समेत ही बेड पे आके आरा तिरछा लेट गया था। मैं झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैंने कमरा साफ किया और बाहर जाने लगी तो कहने लगा, सुनो लड़की। उसकी पुकार पर मेरे कदम दरवाजे के पास ही रुक गए थे। कहने लगा, ऐसा करो, मेरे जूते उतारो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैं उसकी कोई गुलाम तो न थी जो जूते उतारती। मैं वहीं खड़ी रही। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और बहुत ही घमंड और गुस्से भरे शब्दों में कहने लगा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा, मेरे जूते उतारो। हुक्म देने वाले अंदाज में उसने मुझसे कहा था। मैं उस लड़के से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके पास आकर उसके जूते उतारने लगी। ये अमीर घमंडी लोगों की आदत होती है। गरीब लड़की की बेबसी को देखकर उनके दिल को सुकून मिलता है। मैंने जूते और सॉक्स उतारकर एक तरफ रख दिए। वो कहने लगा, सुनो, इधर आओ। एक के बाद एक हुक्म था जो मुझे देकर मेरा सब्र आजमा रहा था। कहने लगा, तकिया हटाओ और वो सिगरेट मेरे पास लेकर आओ। अब वो बेड के क्राउन से टैग लगाकर कह रहा था। उसके तकिए के नीचे मैंने एक शराब की छोटी सी बोतल और नशे वाले सिगरेट देखी थी। मालकिन बेशक अपनी बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसी बातों के बारे में शायद उन्हें कुछ पता नहीं था, वरना वो उसे जरूर रोकती। मैंने तकिए को पीछे की और वो सिगरेट की डिब्बी आर्यन की तरफ बढ़ा दी। वो कहने लगा, इसमें से सिगरेट भी निकालो और मेरे मुंह में रखो, फिर लाइटर से जलाओ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती, ये काम मेरा नहीं है। मेरी बात पे वो जोर से हंसने लगा। कहने लगा, मुझे इनकार करने का मतलब समझती हो? उसकी बात पर मैंने ना समझी से देखा था, लेकिन वो उठकर खड़ा हुआ और चलते हुए मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, याद है
कुछ दिन पहले भी तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था कि तुम मेरे कमरे की सफाई नहीं करोगी, और मैंने तुम्हारी माँ की टांग तोड़ दी। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। ये कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुल रही थी? और ये कहकर वो हंसने लगा था। कहने लगा, सर्फ वाला पानी मैंने ही सीढ़ियों पे गिराया था। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से ऐसी फिसली कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। अब देखो, आ गई ना तुम मेरे कमरे की सफाई करने के लिए। मुझे उस लड़के की घटिया सोच और घटिया हरकत पे अफसोस हुआ था। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने दिल को सुकून देने की खातिर आपने मेरे माँ के पैर की हड्डी तोड़ दी। आपको पता है मेरी माँ कितनी तकलीफ में थी, कितनी दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी। मेरी बात पे वो मुस्कुराया था। कहने लगा, आर्यन को कोई इनकार करे तो उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ता। चलो शाबाश, अब सिगरेट मेरे मुंह में डालो और लाइटर से जलाओ। उसने दोबारा से कहा, गरीब होना शायद बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये अमीर लोग भी गरीबों की कुछ जरूरतों को पूरा करके उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। मैं नहीं जानती थी इस बार मेरा इनकार मुझे किस बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अगर पता होता तो मैं सिगरेट जलाकर उसके मुंह में रख देती, लेकिन मैं आने वाले वक्त से अनजान थी और मैं उसे इनकार करके चली गई। घर आकर भी मुझे रात भर सुकून से नींद नहीं आई थी। मुझे लगा शायद अब हमारी नौकरी छूट जाएगी। आर्यन के बाद से मैंने इनकार कर दिया था। यकीनन बदले में वो यही करेगा। अगली सुबह मैं डरते डरते काम पे गई थी, लेकिन सब कुछ रूटीन के अनुसार ही था। मुझे कुछ सुकून हुआ था। मेरा बस थोड़ा सा ही काम रह गया था कि जब मालकिन आर्यन से कह रही थी कि वो अपनी बहन के घर जा रही है, कल सुबह ही वापस लौटेंगी और वो भी उनके साथ चले। लेकिन आर्यन इनकार कर रहा था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि मालकिन जा रही है तो मैंने भी फटाफट अपना काम निपटाया ताकि मैं उनके जाने से पहले ही बंगले से निकल जाऊं। मेरा काम भी लगभग खत्म हो चुका था। मैं भी मालकिन के साथ ही बाहर निकलने लगी कि तभी आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं रसोइयों का हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। इस लड़की से कहो कि मेरे लिए खाना बनाकर जाए। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का था। मालकिन कहने लगी, जानवी, तुम आर्यन के लिए खाना बना दो। मैंने कहा, मालकिन, मैं जरूर खाना बना देती, लेकिन आपको तो पता है कि मेरी माँ इस समय बिस्तर पे पड़ी हुई है, उन्हें मेरी जरूरत होगी। मालकिन ने आर्यन से कहा कि ऐसा करो, तुम बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन वो नहीं माना। मालकिन मुझसे कहने लगी, जानवी, मैंने अपने बेटों की जरूरत पूरी करने के लिए ही इतने सारे नौकर रखे हैं। अब अगर उसने तुम्हारे हाथों का खाना खाना है और सबको मना कर रहा है तो बना दो। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना खर्चा बर्दाश्त कर रही हूँ? खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। वो मुझ पे अपना किया गया एहसान जताकर चली गई। मुझे खाना बनाने पे ऐतराज नहीं था। मुझे आर्यन पे भरोसा नहीं था। अभी कल ही तो वो मुझे धमकी दे रहा था। मैंने जल्दी से किचन का रुख किया और वहाँ रसोइयों से पूछने लगी कि आर्यन क्या खाएगा। इससे पहले कि रसोइयों में कुछ बताता, आर्यन किचन में ही आ गया और रसोइयों से कहने लगा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर तो मेरा रंग फिर से उड़ गया था। वो रसोइया किचन से बाहर निकल गया। वो मुझसे कहने लगा, खाना मैंने खाना है तो मुझसे पूछो, रसोइयों से क्यों पूछ रही हो? मुझे चिकन बिरयानी खानी है, साथ में फिश फ्राई कर देना और साथ में कुछ
कबाब भी फ्राई कर लेना और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। अच्छा खासा मेनू बनाकर बाहर चला गया था। मैं जितनी जल्दी ये सब बना सकती थी बना रही थी, लेकिन ये सब बनाते हुए भी मुझे 2 घंटे लग गए थे। शाम का समय हो चुका था। अब तो अंधेरा भी गहरा होने लगा था और मुझे घर भी अकेले ही जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पे सजाया और जल्दी से बाहर जाने लगी। बंगले के कुछ नौकर हर वक्त घर पे ही होते थे और रहते भी बंगले के क्वार्टर में ही थे, लेकिन इस वक्त हॉल में मुझे आर्यन के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आर्यन के पापा और बड़े भाई ज्यादातर दूसरे देश में ही रहते थे, कभी कभी ही हिंदुस्तान आया करते थे। मैंने हॉल में जब किसी नौकर को नहीं देखा तो तेज कदम उठाती हुई हॉल के बाहर दरवाजे तक पहुंची थी। उस समय तक आर्यन डाइनिंग टेबल पे बैठ चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शायद चाबी से लॉक किया गया था। मैंने पलटकर डाइनिंग टेबल पे बैठे आर्यन की तरफ देखा तो वो बड़े मजे से अपने प्लेट में बिरयानी डाल रहा था। मैं समझ गई ये सब आर्यन ने ही किया है। इस समय इस बंगले के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ वही था या फिर मैं थी, और कोई दरवाजा ऐसा न था जहां से मैं बाहर निकल सकती थी। मेरी बेबसी का ये हाल था कि मैं रोने लगी थी। मैंने दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया कि शायद कोई दरवाजा खोल दे, लेकिन वो बेहिस लड़का बड़े आराम से बिरयानी खा रहा था। मैं रो रही थी, बार बार दरवाजा बजा रही थी। मुझे यूं रोता देखकर कहने लगा, सब कुछ बेकार है तुम्हारा, रोना धोना शोर मचाना, क्योंकि मैंने सारे नौकरों को आज रात की छुट्टी दे दी है। जानवी, मेरे अलावा तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम जितना चाहे चिल्ला सकती हो। ये कहकर वो बिरयानी के साथ साथ कबाब खाने लगा। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी माँ परेशान हो रही होंगी, रात हो रही है, मुझे घर जाना है। लेकिन वो शायद अपने सीने में दिल ही नहीं रखता था। मुझसे कहने लगा, कहा था तुमसे मुझे इनकार मत करो, देख लिया ना उसका नतीजा। वो अपनी प्लेट में दोबारा से बिरयानी डालते हुए कह रहा था। मेरी जान पे बनी हुई थी। मैंने कहा, मैं आगे से आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अभी जाने दे। मेरी माँ मेरी वजह से परेशान हो रही होंगी। शायद वो मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी थी। वो कहने लगा, देखो जानवी, बात ये है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार कर दे तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं बदला लिए बिना उसे छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन तुम मेरी विनती कर रही हो तो ठीक है। उसने गाजर का हलवा अपनी प्लेट में डालते हुए कहा था। ये सुनकर मेरी जान में जान आई थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा कि मुझे चाबी दे दे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, चाबी भी दे दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, पहले ये बर्तन उठाओ यहाँ से। अब सारे नौकर तो जा चुके हैं, अब ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आर्यन का मूड खराब ज्यादा न हो और वो मुझे बाहर जाने दे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। मैं रोने लगी। जल्दी जल्दी सब कुछ उठाया, समेटा, बर्तन धोए और किचन से बाहर आई। आर्यन हॉल में नहीं था। उसके कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा जी चाहा कि मैं फूट फूट कर रो दूं। मैं इस समय उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझसे उससे चाबी लेनी थी जो उस बेहिसाब आदमी के पास थी।
मैं उसके कमरे के बाहर खड़ी रही, कमरे पे दस्तक दी। वो कहने लगा, दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो बेड पे टेक लगाए बैठा था। मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, मुझे चाबी दे दो, देखो 10 बजने वाले हैं, भगवान के लिए मुझे जाने दो। ये बात सुनकर वो कहने लगा, तो मैंने कब रोका है जानवी, आओ, लेकिन पहले सिगरेट तो मुझे लाकर दो। वो मेरी बेबसी का पूरा फायदा उठा रहा था। मैं कमरे में आई, सामने साइड टेबल के ऊपर ही सिगरेट लाइटर पड़ा हुआ था। मैंने सिगरेट लाइटर उठाया और सिगरेट उसके मुंह में रखकर लाइटर जला दिया। सिगरेट का एक कस लेकर उसने धुआं मेरे मुंह पे उड़ाया था। कहने लगा, अब मेरे रूम फ्रिज से शराब निकालो और ग्लास में डालो। उसकी ये बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रही। मुझे खड़े देखकर वो चिल्लाने लगा। चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, शराब ग्लास में डालो और मेरे पास लेकर आओ। देखो जानवी, 10 बज रहे हैं, तुम जितनी देर करोगी लोग उंगलियां तुम पे ही उठाएंगे, चलो जल्दी करो। लगातार रोने से मेरी हिचकियां बंद हो गई थी, लेकिन उस लड़के के सीने में शायद दिल ही नहीं था। मैंने उसके कमरे में रखे फ्रिज से शराब की बोतल निकाली और उसके पास रखे ग्लास में डाल दी। इस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। हिचकियां लेने की वजह से मेरा पूरा शरीर भी कांप रहा था। उसी वक्त उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। मेरा दुपट्टा मेरे गले से खींचकर फेंक दिया था। वो मेरे इतना करीब था कि उसके मुंह से निकलने वाली सिगरेट की बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। मेरी सिसकियां उस कमरे में गूंजती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रात के 2 बजे उस आदमी ने मुझे हॉल की चाबी दी थी, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझसे कहने लगा, अभी भी रात की स्याही बाकी है, जानवी जल्दी से अपने घर चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा मैं उस लड़के का कत्ल कर दूं, लेकिन ये शायद मेरे बस में न था। मैंने कहा, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है, भगवान करे तुम भी बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कभी चैन ना आए, तुम पूरी जिंदगी रोते तड़पते रहो और कोई भी तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला न हो। ये कहकर मैंने चाबी ली और बाहर चली गई। लेकिन मैं अपने घर पे नहीं गई थी, बल्कि मेरा रुख अब रोड की तरफ था। मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगली जिंदगी मेरे लिए सिर्फ बदनामी लेकर आती। अच्छा था कि मैं किसी गाड़ी से टकराकर मर जाती। मेरे माँ बाप यही समझते कि मैं एक्सीडेंट की वजह से मर गई हूँ। मेरे सामने तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उस वक्त सड़कें सुनसान थी, इसीलिए गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। जब वो करीब आने लगी तो मैं उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। बड़े जोर से वो गाड़ी मुझसे टकराई थी और फिर मेरा सर किसी चीज से बुरी तरह से टकराया था। मैं अपने होश खो बैठी थी, लेकिन जिंदगी और मौत हमारे बस में नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में पड़ी हुई थी। मुझे अपने बच जाने का अफसोस था। मेरे सामने बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मेरे सर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थी। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। वो औरत मुझे देखकर उस लड़के से कहने लगी, सिद्धार्थ, इसे होश आ गया है, जाओ डॉक्टर को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में नर्स और डॉक्टर भी आ गए थे। कमरे में मुझे मेरे बारे में पूछने लगे। मैं उन्हें क्या बताती? मेरा अतीत दागदार था, इसलिए मैंने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा।
मैंने अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक किया था। वो औरत मुझे अपने घर ले गई। एक छोटे 3 कमरों के फ्लैट में वो अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं उनके ही गाड़ी से टकराई थी। काफ़ी अच्छी औरत थी, मेरा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती थी। अब मैं चलने फिरने के काबिल हो गई तो खुद ही घर की जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी। उसका बेटा एक दिमागी डॉक्टर था। इसी फ्लैट के कमरे में उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। सुना था कि उसके हाथ में जादू है। उसने कई बार मुझसे भी कहा कि मैं अपने अतीत के बारे में सोचने की कोशिश करूं, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं भूली ही कब थी जो मैं याद करने की कोशिश करती। जब भी वो ये चाहता कि वो मुझे कुछ याद दिला दे, मैं सर दर्द का बहाना बना देती तो वो आंटी अपने बेटे को डांटने लगती। कहती उसे याद नहीं आ रहा तो क्यों उसके पीछे पड़े हो। वो कहता माँ, इस लड़की की याददाश्त वापस आ सकती है क्योंकि ये सब कुछ नहीं भूली है। इसे खाना पकाना अच्छे से आता है। इसे सब बात पता है कि क्या चीज कैसे पकाते हैं। हर काम इसे करना आता है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ नहीं भूली है। ये सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन खैर मैंने अपना नाटक जारी रखा। 1 साल बीत चुका था। आंटी अब मुझसे काफ़ी घुल मिल चुकी थी। आंटी चाहती थी कि मैं अब उनकी बहू बनकर उनके साथ रहूं। लेकिन मुझे पता था मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ और ना ही मैं झूठ बोलकर अपना घर बसाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आंटी को मना कर दिया कि आंटी, मैं अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए मैं सिद्धार्थ से शादी नहीं करूँगी। एक दिन सिद्धार्थ खुद ही मेरे सामने आ गया। कहने लगा, वंदना, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और तुमसे शादी करने के लिए मैंने ही अपनी माँ को फोर्स किया था और माँ को भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए माँ भी फौरन ही बात मान गई थी। लेकिन तुम इनकार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा जो एक लड़की का सपना होता है। किस्मत की मेहरबानी पे मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, लेकिन शायद मैं इस मेहरबानी के लायक नहीं थी। मैंने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मेरा अतीत क्या था। सिद्धार्थ कहने लगा, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तब हम तुम्हारे माँ बाप के पास भी चलेंगे। और तुम्हारी उम्र को देखते हुए इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अपने दिल पे हाथ रखकर फैसला करो। वंदना, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? वंदना नाम आंटी ने ही मुझे दिया था। मैं उससे नजरें चुरा गई थी। ये सच था कि मैं दिल ही दिल में सिद्धार्थ को पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं उसे झूठ में रखकर, धोखे में रखकर भी शादी नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने रोते हुए सिद्धार्थ को सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, सिद्धार्थ, मैं भूली ही कब हूँ, मुझे सब याद है। बस मैं भूलने का नाटक करती थी, भूल जाना चाहती थी अपने उस काले अतीत को। और फिर आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, इतना प्यार दिया। आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाती, इसीलिए झूठ बोलकर आप लोगों के पास ही रहने लगी। मैंने आर्यन के बारे में सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया। सिद्धार्थ बड़े गौर से मेरी सारी बातें सुनता रहा, फिर उठकर चला गया। मुझे विश्वास था कि अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं भी रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी और अपना सामान पैक करने लगी। मुझे पता था सच्चाई जानने के बाद अब वो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। लेकिन मैं हैरान रह गई। अगले दिन ही आंटी मेरे पास आई थी। कहने लगी, तुमने इतना सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखा, एक बार तो मुझे बताती। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगी, सिद्धार्थ तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। वो तुमसे शादी करने के लिए अब भी राजी है।
मैंने हैरत से आंटी की तरफ देखा कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। खैर, मेरी शादी सिद्धार्थ से हो गई थी। सिद्धार्थ ने मुझे इतनी खुशियां दी कि मैं अपने अतीत की करवाहट को भूलने लगी थी। मैं अपनी माँ से मिलने भी गई थी। सिद्धार्थ भी मेरे साथ ही गया था। सिद्धार्थ ने ही सारी बात संभाली थी। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश थी। मेरी माँ को यही पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं सब कुछ भूल गई थी। माँ ने बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, अब कहीं दूसरी जगह नौकरी करती है। थोड़ी देर माँ के पास बैठकर मैं घर वापस आ गई थी। मैं सिद्धार्थ के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ गए। शाम की चाय मैं अक्सर सिद्धार्थ को क्लिनिक पे ही देने चली जाती थी। इस समय ज्यादा मरीज नहीं होते थे, इसीलिए हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते और खूब सारी बातें भी किया करते थे। ऐसी एक शाम थी जब मैं चाय का कप देने उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी, मगर अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे पैरों को वहीं रोक दिया था। वो कह रहा था, मैंने उसे बर्बाद कर दिया डॉक्टर। वो मेरी विनती करती रही, हाथ जोड़ती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आई थी। मैं उसकी आवाज को कैसे भूल सकती थी। वो तो आर्यन था। मेरा पति उससे कह रहा था, देखिए मिस्टर, आप खुद कह रहे हैं कि वो लड़की अब मर चुकी है। उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो क्यों आप इस बात को भूल नहीं जाते? मान जाइए। इस हादसे को सिद्धार्थ उसे समझाने लगा। आर्यन ने कहा, कैसे भूल जाऊं? मैं भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से सोया नहीं हूँ। मैं सोने के लिए आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसकी सिसकियाँ सोने नहीं देती। मुझे लगता है वो मेरे सामने हाथ जोड़े रो रही है, कह रही है, मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ मेरे कानों में हर वक्त गूंजती रहती है। मुझ पे न शराब असर करती है और न ही नींद की दवाई। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सिसकियाँ मुझे सोने नहीं देती हैं। डॉक्टर, ऐसा करो, मुझसे मेरी याददाश्त छीन लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। उसी रात जब मेरी माँ अपनी बहन के घर से आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पे ही दम तोड़ गई। मेरा बाप मलेशिया में रहता है। उसने दूसरी शादी कर ली। भाई ने भी शादी कर ली है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी है। मैं अकेला हूँ। मैं रातों को तड़पता रहता हूँ, रोता हूँ और मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे उसकी बद्दुआ लग चुकी है। काश कि वो मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लूँ। उसे कहूँ कि वो जो चाहे मुझसे बदला ले ले, लेकिन मुझे अपनी बद्दुआ से आज़ाद कर दे। मैं सोना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं पिछले 1 साल से सो नहीं पाया हूँ। वो बिलख बिलख कर बड़ी बेबसी से रो रहा था और मुझे भगवान के इस चमत्कार पे विश्वास आ चुका था। मैं भी क्या बदला ले सकती थी उससे जो मेरे भगवान ने उस लड़के से लिया था। वो बेशक अपने भक्तों की पुकार सुनता है। मैं वहीं से पलटकर वापस आ गई थी, क्योंकि मैं उस लड़के को कभी माफ नहीं कर सकती थी जिसने पूरी जिंदगी मेरी खराब कर दी थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।